तो बच्चों कुल मिलाकर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जरूर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और इस प्रॉपर्टी का नाम ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत अच्छी चीज बताते हैं, एक जो आपने शायद रूटीन बैच में भी नहीं पढ़ी, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन को जिस तरीके से पढ़ाया था वो एनसीईआरटी का तरीका नहीं है। मैं एनसीईआरटी के तरीके से इस बार पढ़ा रहा हूं और उसका एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन है जो अभी रेनबो के प्री बोर्ड में भी आया है। आज मैं ग्रुप में भेजूंगा उस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेकर उसका, और फिर कल आपसे उसका क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। असल में टॉपिक में कोई भी टॉपिक इग्नोर करने लायक नहीं है। क्वेश्चन कहां से आ जाए पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? इसमें हमें बॉडी को चार्ज करना है विदाउट टचिंग, मतलब विदाउट टचिंग किसी बॉडी को चार्ज करना कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का सीधा मतलब है चार्जिंग विदाउट टचिंग। किसी बॉडी को बिना टच किए चार्ज करना क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके लिए आप जरा समझिए ध्यान से। मैं आपके सामने दो स्पेयर लूंगा। क्या लूंगा? दो स्पेयर। ये देखिए, दोनों को एक दूसरे से टच करते हुए रख रहा हूं। ये रहे दो स्पेयर, दोनों को एक दूसरे से टच करते हुए मैंने रख दिया और दोनों को स्टैंड पे रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर। कहीं पर? इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं और दोनों मेटल के स्पेयर हैं। काहे के स्पेयर हैं? दोनों स्पेयर मेटल के स्पेयर्स हैं और दोनों काहे पर रखे हुए हैं? इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये स्पेयर ए है और ये स्पेयर बी है। ठीक है, ये देखिए स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, दो मेटल के स्पेयर एक दूसरे से टच करते हुए रख देने हैं, ए और बी, और कौन से स्टैंड पे लगा देने हैं? इंसुलेटिंग स्टैंड पर। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें आपको क्या करना है, एक मेटल की रोड लेकर आनी है जिस पे चार्ज है, जिस पर क्या है, चार्ज। वो बस वो इसे टच नहीं करनी है, मतलब ये देखिए जरा स्टेप 2 देखिए, ये रहे वो दोनों स्पेयर, ये रहे वो दोनों स्पेयर जो कि अनचार्ज हैं, जो कि अनचार्ज हैं अभी तक, इनको ही तो चार्ज करना है। और दोनों कहीं पे लगे हुए हैं? यस, ये भी स्टैंड पे रखा और ये भी स्टैंड पे रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब आप इनके नजदीक लेकर आए एक रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये रोड आप लेकर आए इन दोनों स्पेयर के क्लोज, जिस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। टच नहीं करा आपने इस रोड को इस पे। ठीक है, ये रोड जो है वो इन स्पेयर के नजदीक रखनी है, किधर भी रख लो वो तुम्हारी मर्जी है, बस क्लोज रखनी है, टच नहीं करना है। देखना जरा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंडक्शन का जो क्वेश्चन मैं आपको आज भेजूंगा वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरी ये वाली क्लास सुनेंगे। ठीक है, और फिर भी आप उसके पार्ट्स नहीं कर पाएंगे सारे, कल मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो ये आप देखिए ए और बी। ठीक है, दिख रहे हैं, और इनके सामने मैंने रख दी है एक चार्ज रोड। कैसा चार्ज है इस पर? पॉजिटिव। तो अब समझिए ए और बी आपस में कनेक्टेड है, ए और बी आपस में टच है ना दोनों। तो पता है क्या होगा, दोनों में मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों में मिलाकर जितने, उन सारे इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा। तो इधर सारे इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठे हो जाएंगे और बताइए यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन से स्पेयर के हैं? दोनों के हैं ये मिला के। कभी सोचो ये एक ही हैं,
ए और बी दोनों में मिलाकर जितना नेगेटिव चार्ज है सारा कहां इकट्ठा हो जाएगा, इस वाले पे। क्यों हो जाएगा इकट्ठा यहाँ पर, क्योंकि ये रोड कैसी चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों स्फीयर का मिलाकर है। तो फिर यहां पर क्या बच जाएगा, सारा पॉजिटिव वहां इकट्ठा हो जाएगा बी के उस वाले कॉर्नर पर, क्योंकि ये पॉजिटिव सारे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो सारा पॉजिटिव जाके वहां इकट्ठा हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है ये ए का है या बी का, ये दोनों का, दोनों का है ये, क्योंकि ये दोनों मेटल स्फीयर कहीं में रखे हुए हैं, टच करते हुए रखे हुए हैं। तो ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक सिंगल बॉडी हो, जैसे एक सिंगल बॉडी हो। तो क्या करा, इस पॉजिटिव चार्ज ने सारे इलेक्ट्रॉन को मेटल ए और मेटल बी में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे यहां इकट्ठे कर दिए, और ये वाला सरफेस कैसा हो गया, नेगेटिव। तो बताइए ये वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव। बताओ समझ में आ रहा नहीं? आप लोग जो एनसीईआरटी खोले हुए हैं आपको तो डायग्राम दिख रहे होंगे सारे, ठीक है। उसके बाद क्या करो, रोड को यहीं रहने दो। स्टेप थर्ड देखना जरा, एक एक चीज ध्यान से सुननी है अमन अग्रवाल। स्टेप थर्ड में देखिए क्या होगा, दो जो इस दोनों स्पेयर तुमने यहां रखे हुए थे ना, ऐसा करो रोड की लोकेशन तो बिल्कुल भी ना बदलो, उसे तो वैसे रहने दो जैसे वो रखी है। पॉजिटिव रोड लाए थे तुम, ठीक है। जो दो स्फीयर थे ना ए और बी, उन्हें सेपरेट कर दो। क्या कर दो, जब आप उन्हें सेपरेट करेंगे तो उनका तो मजा आ जाएगा। क्यों, ए पे टोटल कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव, और बी पे कैसा रह जाएगा। तो जरा यहीं के हल कैसा, इनको सेपरेट कर दो एक दूसरे से। ये कौन सा स्फीयर ए और ये कौन सा स्फीयर बी, कर दिया यहीं कहीं सेपरेट। चलो कर दिया सेपरेट। बताओ अब इस पर कैसा चार्ज है क्या, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। देखिए जरा एक एक चीज को बारीकी से, इसका नेगेटिव यहीं रहेगा भी और उसका पॉजिटिव वहीं रहेगा भी। अभी अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अभी रोड यहीं है, अभी रोड गई नहीं, अभी टीचर क्लास से गया नहीं, तो बच्चा जो जहां है वो वहीं बैठा है। अभी समझ रहे हो मेरी बात, रोड यहीं है अभी, तो चार्ज जो जहां आया था वो वहीं है, वो अपनी जगह से टस से मस। बस फर्क इतना हुआ कि मैंने दोनों स्पेयर को क्या करा है, सेपरेट। लेकिन सेपरेट कर लेना रोड हटाने से पहले, रोड लगे ही सेपरेट करना है, ठीक है। अब हटाना रोड, अब यहां से रोड बता, रोड हटाते ही क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दूर दूर है ना, अगले स्टेप में देखना रोड हटा दो। क्या हटा दो, रोड हटाते ही देख लो अमन अग्रवाल क्या होगा। रोड हटाते ही देखे जरा क्या होने वाला है, रोड हटाते ही बताओ भाई क्या होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये एक इधर आ जाएंगे नेगेटिव, इसका सारा नेगेटिव इधर आ गया और इसका सारा पॉजिटिव इधर आ गया, पूरी स्थिति पलट गई। बताइए समझ में आया नहीं, ऐसा क्यों हुआ, वेरी गुड, उनमें अट्रैक्शन हो गया और फ्री हो गए वो यहाँ। अच्छा बच्चे कह लगे सर अट्रैक्शन तो यहाँ भी हो रहा था, पर यहाँ वो फ्री नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे फ्री, रोड रखी हुई थी। कौन रखी हुई थी, रोड। उस पॉजिटिव को कह रही थी तू वहीं बैठा रहे, और निगेटिव को कह रही थी तू यहीं बैठा रहे। और हमने रोड हटा दी, रोड हटाते ही ये दोनों फ्री हो गए, और फ्री होते ही इनमें क्या बढ़ गया, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की चलेगी तो निगेटिव और पॉजिटिव यहां से उलट के यहां आ गए। बताओ समझ में आया नहीं। मतलब एनसीईआरटी को तो ऐसे फॉलो कर रखा है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है इन लोगों ने, वो सीबीएसई में आया हुआ है, वो ऐसी बात नहीं। लेकिन बच्चे को इंडक्शन आता है पूरा और फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि टीचर ने ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे नहीं करा, सैंपल पेपर पे करा, उस पर अपनी फोटो छपवा दी, ठीक है, बच्चा खुश हो गया। अरे उससे नहीं होता बच्चा खुश, ठीक है, बच्चा खुश होता है टीचर की मेहनत से, ठीक है। तो अब समझिए मेरी बात, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव आ गए, अब अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन तो वहां भी लग रहा था दोनों के बीच, लेकिन फिर वो क्यों नहीं आए, क्योंकि रोड रखी हुई है। कौन रखी हुई है, बताओ समझ में आया नहीं आया तक। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव है। अब क्या करो, इनके बीच का गैप बढ़ा दो, इनके बीच का गैप, दोनों स्फीयर के बीच का गैप, ताकि ये इसको अट्रैक्ट ना करें। अगर आपने ऐसा कर दिया, गैप बढ़ा दिया, स्टेप फिफ्थ में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों स्फीयर के बीच के गैप को क्या कर देता हूं, इंक्रीज। बताओ क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा स्टेप, क्योंकि अभी ये दोनों एक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। अगर मैं दूर कर दूंगा इनको तो इनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। अगर इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा तो इसमें स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज आया था पहले वाले में, वो इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसमें।
क्योंकि अब वो उसके ऊपर कोई प्रेशर तो रहा नहीं अट्रैक्शन का, वो फ्री है, तो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो पहले वाला स्फीयर है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और कौन से स्टैंड पे वो लगा हुआ है? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए लगा है कहीं उसका चार्ज अर्थ में ना फ्लो हो जाए, क्योंकि अर्थ जो है वो हर तरह के चार्ज को क्या कर लेती है? कंज्यूम। उसके चार्ज को अर्थ में जाने से रोकने के लिए यहाँ कैसा स्टैंड लगा है? इंसुलेटिंग। अच्छा, दूर कर दिया इनको आपस में से, आप इनके बीच का गैप बढ़ा दिया है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव फ्री हो गए हैं, तो ये नेगेटिव इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और थोड़ा गैप बढ़ा देना, और इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और ये कौन से स्टैंड पे लगा हुआ था? इंसुलेटिंग स्टैंड पर। काय पे लगा हुआ था? इंसुलेटिंग स्टैंड। बताइए समझ में आया नहीं बच्चों? इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। काफी पॉपुलर मेथड होता है ये चार्जिंग का, लेकिन मैंने जब रूटीन बैच में पढ़ाया था तो मैंने 2 स्पेयर नहीं लिए थे। ये मैंने उस क्वेश्चन को देखकर बदला है अपना सिस्टम, कि अब मैं आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा रहा हूँ 2 स्पेयर से। कैसे? 2 स्पेयर। और आज का वो क्वेश्चन जब मैं भेजूंगा तो करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग्स आएगी। न्यूमेरिकल जो है धीरे धीरे वेटेज बढ़ता चला जाएगा होमवर्क का। कल 4 क्वेश्चन मिले हैं, आज 6 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, और इसी वीक आपको 20 क्वेश्चन डेली पर ले आएंगे। ठीक है? और टेस्ट जो होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे, ना कि यूनिट वाइज, क्योंकि यूनिट खत्म में तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर बच्चे की हालत हो जाती है खराब। और चैप्टर वाइज में ये है कि चैप्टर वाइज टेस्ट छोटे होंगे और इफेक्टिव होंगे, तो टेस्ट जरूर दें और डेली का डेली पढ़ते चले जाएं। फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। यस, तो बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ये पूरा सिस्टम क्लियर हो गया आपको? ये कहलाती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, दोनों पे इक्वल चार्ज है, अगर इस पर -q तो बस इस पर +q। चार्ज जो है वो दोनों पर सेम आया है, मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा पर साइन में जरूर अपोजिट आएगा। एक पे निगेटिव आ रहा है, दूसरे पर उतना ही पॉजिटिव। बताइए, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं, कल की क्लास में मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया था, वो क्लास कल रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो वो क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी कल ही। ठीक है, लेकिन कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे चलते रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं है। कूलम्स लॉ के इतने न्यूमेरिकल हैं। क्लियर? यस सर। गैप बढ़ा दिया दोनों स्पेयर के बीच का। क्या बढ़ा दिया? गैप बढ़ाने से वो क्या हुआ? उसका नेगेटिव फ्री हो गया, उसका पॉजिटिव, तो उस पर पूरा नेगेटिव आ गया और उस पर पूरा पॉजिटिव। और इस तरीके से दोनों स्पेयर हमारे कैसे हो गए? चार्ज। ठीक है, अब देखो जरा, कल का पहले तो मैं एक क्वेश्चन डाउट में बताना चाहता हूं, सभी का डाउट आ गया, बाय चांस की बात है। पेज नंबर क्या था बच्चों? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन मेरे सामने डाउट में आया है, एग्जाम्पल 1.6। ये मैंने कल भेजा था ग्रुप में। क्वेश्चन देखे क्या है। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर 3 charges Q1, Q2, Q3। तो 3 चार्ज आपने कंसीडर भी कर लिए हैं, Q1, Q2 और Q3, each equal to Q, each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle, at the vertices of an equilateral triangle of side L। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी होगी? L, और उसके वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखे हैं, Q1, Q2 और Q3, और हर एक चार्ज किसके इक्वल है? Q के। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज? What is the force on charge capital Q placed at the centroid? Placed at the
सेंट्रोइड, ठीक है सर। सेंट्रोइड पर एक चार्ज रख दिया जा रहा है कैपिटल क्यू, ठीक है, उस पर कह रहा है नेट फोर्स बताओ। क्या बताओ? नेट फोर्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आपका डाउट है ये या हो गया? यस, सभी का डाउट है ये? कोई नहीं कर पाया? वेरी गुड। तो 3 चार्ज Q1 Q2 और Q3 और हर एक चार्ज किसके इक्वल है? स्मॉल q। और सेंट्रोइड पे कितना चार्ज रख दिया? कैपिटल Q। तो कह रहा उस पर नेट फोर्स बता। क्या बताओ? भाई साहब फोर्स का फॉर्मूला बता दूं, K Q1 Q2 अपॉन, आप जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता ही है फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है भाई। मैं सबसे पहले तो डायग्राम बना लेता हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड इक्वल है। कितनी है हर एक साइड? कैपिटल L है। और तीनों पे चार्ज रख दिया वर्टिसेस पे, यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ, लेकिन तीनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, Q Q Q, ठीक है। तीनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, Q Q और Q। सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर जिसकी दूरी तीनों वर्टेक्स से इक्वल होती है। जिसकी दूरी मतलब एक ऐसा पॉइंट हिमांशु जहां पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से इक्वल हो। ये है वो पॉइंट। ये होता है मीडियंस का कट पॉइंट। किसका? ट्रायंगल के मीडियंस का कट पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड हो गया हमारा, ठीक है। सेंट्रोइड जो होता है उस पर एक चार्ज रख दिया इन्होंने कैपिटल Q। चार्ज के साइन नहीं बताए हैं तो समझिए सब सेम साइन के हैं, प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोइड पे रखा हुआ चार्ज है कैपिटल Q, इस पर हमसे क्या पूछ रहा है? नेट फोर्स। मैं एक बात तो कंफर्म कह सकता हूं, वो ये है बात कि जितनी दूरी OA है उतनी ही दूरी OB और उतनी ही, अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट सेंट्रोइड है। क्या है? और मैंने सेंट्रोइड के बारे में ये सुना है कि वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मतलब मैंने सुना है कि जितना OA होता है उतना ही OB होता है, उतना ही OC, और वो किसके इक्वल मान लिया मैंने? x के, लेट कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये लगाएगा और उतना ही ये। बताओ इस कैपिटल Q पर जो सेंट्रोइड पे रखा है उस पर टोटल कितने फोर्स लगने जा रहे हैं? 3। बताओ पहला फोर्स ये वाला लगाएगा क्या? ये इस प्लस को क्या करेगा? कितने फोर्स के साथ? F। मान लीजिए F लगाया तो ये भी उस पर कितना लगाएगा? F। तो ये उसको रिपेल करेगा इधर की साइड। फोर्स सेम क्यों लग रहा है? डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज सेम है। डिस्टेंस इक्वल है और तो अगर इसने इस पर F फोर्स लगाया तो ये भी इस पर कितना लगा देगा? F। डायरेक्शन देखिए बस। अच्छा तो ये भी इस पर कितना लगाएगा? F। लो जी, कैपिटल Q को 3 फोर्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। एक F इधर को, एक F इधर को और एक F इधर को। मैं उस F की वैल्यू बता दूं तुम्हें पहले। Here, F क्या फॉर्मूला होता है? K स्मॉल k। क्या? स्मॉल k। Q1 Q2, Q1 का काम कौन करेगा? स्मॉल q। और Q2 का काम कौन करेगा? कैपिटल Q। क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके बीच लग रहा है? स्मॉल q और कैपिटल Q। और अपॉन x स्क्वायर, अपॉन, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो r हमने कितनी मान ली है? x। तो भाई साहब कैपिटल Q ये वाला नहीं है चार्ज जो सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। कहां पे रखा है? किसके बीच लग रहा है ये फोर्स F? इसके और इसके, इसके और इसके बीच कितना, ये इसने इस पर कितना फोर्स लगाया? F। और उस F का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और R का काम कौन करने वाला है? X। तो K Q Q अपॉन X स्क्वायर इधर लगेगा। अच्छा जितना इसने इस पे लगाया वासु उतना ही ये इस पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी वही पेयर है सेम जैसा पेयर वो था, तो इतना ये लगाएगा। बताओ टोटल कैपिटल Q पर कितने फोर्स लग गए हैं? 3। अब इन 3 फोर्स को यहां बना लेता हूं अलग से, यहां से देख के। एक फोर्स तो F इधर को लगा है, एक F इधर को लगा है, देख लो यहां से बना रहा हूं मैं। कैपिटल Q पर एक F इधर को, एक F इधर को और एक F नीचे को। 3 फोर्स कैपिटल Q पर लग रहे हैं। कैपिटल Q समझ गए क्या है वासु? सेंट्रोइड पे रखा हुआ चार्ज। और यहाँ किनारों पर कितने चार्ज रखे हैं? स्मॉल q और स्मॉल q।
ये सेंट्रोइड पे रखा हुआ क्या है, चार्ज कैपिटल क्यू। इस पर टोटल कितने फोर्स लग गए हैं साथियों, 3। तीनों फोर्स इक्वल होंगे, तीनों फोर्स, क्योंकि जैसा ये पेयर है कृतिका वैसा ही ये पेयर है और वैसा ही ये पेयर है, सबके बीच की दूरियां भी क्या है, सेम। क्लियर। अब देखिए जरा, आपको तो पता है सेंटर पर ये 3 एंगल है इक्वल इक्वल, तो कितने कितने के होंगे, 120 120 और टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, नहीं होता है अमन? तो 360 के 3 टुकड़े करो, 120 120 और 120, सही नहीं है बात? तो ये 120 हो गए। अब मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं कंपोनेंट से, कहां से? यही वाला पोर्शन आपको डिफरेंट लगेगा, बुक का सॉल्यूशन यहां अलग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, कंपोनेंट निकालने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, वर्टिकल यानी, बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस दिख रही है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर ये टोटल एंगल कितना था, 120, 120 टोटल एंगल था, ये ऊपर बैठ जाओ तब तक। और ये कितना, 90, ये तो कोई भी बता सकता है 90। तो बताओ ये वाला एंगल कितना बचेगा, 30 बचेगा, नहीं बचेगा? ये एंगल कितना बचेगा, 30। और अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा बच्चों, 30। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कॉमन सेंस। अब ये जो ये वाला f दिख रहा है, इस f के कंपोनेंट हो जाएंगे। बताओ f का ये वाला कंपोनेंट, f cos 30, और f का ये ऊपर वाला कंपोनेंट करिए f sin 30। इसी तरीके से इस वाले f के भी क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, ये वाले f के। बताओ इस f का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos 30, और बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f sin 30। बताओ सही जा रहा हूं ना? तो कैपिटल क्यू जो सेंट्रोइड पे रखा हुआ चार्ज था, उस पर टोटल कितने फोर्स लगे, 3। एक इधर को इसने लगाया, एक इधर को इसने लगाया, एक इधर को इसने, तीनों फोर्स इक्वल है। किसके इक्वल है, k q q अपॉन x स्क्वायर। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों फोर्स का फॉर्मूला, k q1 q2 अपॉन, q1 गिनेंगे स्मॉल q और q2 गिनेंगे कैपिटल q और r गिनेंगे x। अच्छा अब यहां देखना, यस f cos 30 से f cos 30 कैंसिल आउट, f cos 30 से f cos 30 कैंसिल आउट, क्यों, इक्वल और अपोजिट। अब ऊपर देखो कितना लग गया, f sin 30 प्लस, जो नई सिचुएशन बची ना, पता है उसमें ऊपर की साइड का फोर्स बचा, कितना बचा, f sin 30 प्लस, वेट करो भी, ठीक है, f sin 30 प्लस f sin 30। पता है f sin 30 क्या होता है, f by 2। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, क्या होती है, तो f by 2 प्लस f by 2, और एक नीचे कितना लग गया, f। बस ये तो कैंसिल ही हो गया, f cos 30 और है f cos। बताओ ऊपर क्या बच गया, f sin 30 मतलब f by 2, वेट कर लो भी, और f sin 30 यानी f by 2। बताओ f by 2 प्लस f by 2, लो भाई ये दोनों फोर्स भी इक्वल, और ऊपर भी f नीचे भी f से f। बताओ नेट फोर्स कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये है बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा नहीं इसका, ठीक है। तो आपने देखा क्या, सेंट्रोइड पर रखे इस चार्ज पर टोटल 3 फोर्स लग रहे थे, 3 फोर्स। अब बच्चा आंसर तो पूछ लेगा, आंसर तो वो पेपर में पूछ भी लेगा आगे पीछे कि कितना फोर्स लगेगा भाई, वो कह देगा 0। पर 0 लिखने से नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे, नंबर में तो सॉल्यूशन चाहिएगा पूरा। तो फिर क्या फायदा, एक बार जगह मुझे तो याद है इसका आंसर 0, तो 0 पे नंबर थोड़ी ना 0 ही देगा, 0 पे तो वो, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन चाहिए उसको, ठीक है। 3 फोर्स इधर, एक इधर को, एक इधर को और एक इधर को। बताओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और एक वर्टिकल। तुम बताओ ये 120 था या नहीं एंगल, उसमें से 90 गया, ये 30 हो गया, ये 30, तो ये भी f का ये कंपोनेंट f cos 30, और ये ऐसे ही से f का ये वाला कंपोनेंट f cos 30, और ये f cos 30 से f cos 30 कैंसिल, f sin 30 f by 2 और f sin 30 f by 2, f by 2 f by 2 f, और f ने f को क्या कर दिया, और बताइए नेट फोर्स कितना आ गया, 0। हाँ ना बोलो, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सभी बेहतरीन है, लेकिन अभी शुरुआत है।
तो चल रही है कहानी, ठीक है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भेजने वाला हूं, थोड़ा इंतजार कर लो, 3 बजे शुरू हो जाएगा पूरे बैच, 2:55 पे अपने टाइम पे। ये हटा सकते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टुगेदर विद में दे रखा है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। टुगेदर विद के इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, एक इसमें ना आपको एक स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर, जिसकी हर एक साइड कितनी है? a, ठीक है। एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी हर एक साइड कितनी है? a, और उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर कुछ चार्ज रखे हुए हैं, जैसे यहां +q, यहां भी +q, यहां भी +q, और यहां भी हर जगह सेम चार्ज है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज, ऑन द चार्ज B विल बी, ये इसने नामकरण कर रखा है इसका ABCD। कह रहा जो B पर रखा चार्ज है उस पर नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स बताओ कौन से वाले चार्ज पर? B पर, ठीक है। ये दे रखा है जी आपको क्वेश्चन फ्रॉम टुगेदर विद, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको? कितने चार्ज रखे हैं 4 कॉर्नर्स पे? 4 ही चार्ज रखे जाएंगे, ठीक है। 4 चार्ज रखे हैं 4 कॉर्नर्स पे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। +q +q और ठीक, तमीज में रहे। हर एक साइड कितनी है इसकी? a। अब यहां आ जाओ जरा एक मिनट। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। ये फॉर्मूला फोर्स का होता है, ऑनलाइन छात्र सुने, K Q1 Q2 ये होता है, ठीक है। मुझे इस पर चाहिए नेट फोर्स B पर। अभी 5-10 मिनट वेट कर लो। ये B दिख रहा है ना, इस पर क्या बताना है? नेट फोर्स। ये रहा B। पता है इस B पर पहले तो मुझे बताओ टोटल कितने फोर्स लगेंगे? 4 या 3? 3 लगेंगे। पहला ये लगाएगा, ये इसको क्या करेगा? रिपेल। कितने फोर्स से? F। तो जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, क्योंकि जैसा ये भी A दूर है, ये भी, तो उसने F फोर्स लगाया तो ये भी F फोर्स लगा देगा। सही नहीं बात है? लेकिन ये भी तो लगाएगा एक, इसका फोर्स भी सेम रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा इसका सेम? इसकी डिस्टेंस होगी √2a। कितनी होगी? क्यों होगी √2a? क्योंकि डायगोनल है। क्या है? बताओ B पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों? B पर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं। अच्छी बात है। पहला फोर्स इसने लगाया हुआ, कितना लगाया? F। तो इसने अगर F लगाया तो इसने भी, लेकिन इसने तीसरा फोर्स लगाया, वो F नहीं होगा, वो F डैश है। वो कितना है? F डैश। पहले इन फोर्स की वैल्यू निकाल लो। बताओ F कौन से वाला है भाई? F इसके और इसके बीच का, या इसके और, बताओ इन दोनों के बीच के लिए क्या फोर्स आएगा? K Q/a²। बोले तो K Q²/a²। बोले तो K Q, ऊपर वेट कर लो, चाहे ऊपर बैठ जाओ, बच्चे बैठे हैं तुम। K Q²/a²। पहला फोर्स तो वेट कर लो यार सर, अभी जितना फोर्स इसके बीच उतना ही फोर्स इसके बीच। ये F तो ये भी F, और उस F की वैल्यू बताओ कितनी होगी? K Q/a²।